हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एंड जीएस बाय टॉपर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम पहले बता भी चुके थे पिछले वीडियो में कि हम लोग क्लासेस फ्री में प्रोवाइड कराएंगे एजीटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसी विषय पे हम लोग आज सबसे पहले लेके आए हैं मृदा विज्ञान यानी कि सॉइल साइंस। बच्चों, ये आपकी क्लासेज जो चलेंगी बाईलिंगुअल चलेंगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश प्रेफर करते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी प्रेफर करते हैं। इसलिए दोनों लोग को हम ध्यान में रख के हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाएंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल साइंस में, मृदा विज्ञान में कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो आप लोग सबसे पहले ये करिएगा कि जो टर्मिनोलॉजी मैं बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आप नोट करते जाइएगा, बाकी हम इसे बताते चलेंगे एक तरफ से क्या होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज सॉइल साइंस में कि देखो दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस होता है, भूमि और मृदा, लैंड और सॉइल दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भूमि क्या होती है, लैंड क्या होता है। लैंड एक ऐसी एंटिटी होती है, भूमि एक ऐसी एंटिटी होती है जिनका अध्ययन हम 2 डायमेंशन में करते हैं। कितनी डायमेंशन में? 2 डायमेंशन में करते हैं या 2 आयाम में करते हैं। वह एंटिटी जिसका अध्ययन हम 2 आयाम में करते हैं उसे हम कहते हैं भूमि या लैंड बोलते हैं। अच्छा, इसके दोनों डायमेंशन पूछता है, 2 डायमेंशन होते कौन कौन से हैं? तो पहला डायमेंशन इसका होता है, एक होता है जियोग्राफिकल एरिया और दूसरा होता है इसका लैंडस्केप। जियोग्राफिकल एरिया को हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक क्षेत्र और लैंडस्केप को बोलते हैं भू दृश्य। तो सिंपली मतलब ये जानते हैं ना आप लोग कि भूमि का मतलब क्या होता है, जिसका अध्ययन हम 2 डायमेंशन में करें उसे क्या कहते हैं, हम भूमि बोलते हैं। अच्छा, अगला क्या होता है मृदा। मृदा टर्म तो खूब हम लोग पढ़े हैं, ठीक, मृदा टर्म तो हम लोग खूब पढ़े, इसे कहते हैं सॉइल। सॉइल का क्या चीज होता है? वो एंटिटी जिसका अध्ययन हम 3 डायमेंशन में करते हैं। 3 डायमेंशन बोले तो 3 आयाम में करते हैं, ठीक। तो इनका 3 आयाम कौन कौन सा होता है आपका? 3D बोलते हैं ना इसको। इनके 3 आयाम होते हैं। जैसे इसमें 2 आयाम थे, एक था जियोग्राफिकल एरिया, एक था भूदृश्य। इसमें भी इसके 3 आयाम होते हैं। जैसे पहला आयाम होता है लंबाई, दूसरा होता है चौड़ाई और तीसरा होता है इसका गहराई यानी कि लेंथ, विड्थ और डेप्थ। तो सिंपली ये जानो कि ऐसी एंटिटी जिसका अध्ययन हम 3 डायमेंशन में करें, 3 आयाम में करें उसे कहते हैं हमारा सॉइल, ठीक। तो अगर भूमि की बात करेगा तो 2 डायमेंशन, अगर सॉइल की बात करेगा तो 3 डायमेंशन, ठीक। अच्छा, एक चीज और पूछता है कि जो सॉइल वर्ड है किस वर्ड से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन के सोलम वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है फ्लोर, ठीक। ये चीज आपकी हो गई। अगला चीज आता है कि आपका मृदा विज्ञान क्या है। हम लोग मृदा जान गए, भूमि जान गए, इसके बाद हमें जानना है मृदा विज्ञान या सॉइल साइंस क्या होता है। तो सिंपल इसका टर्म में मतलब ये होता है कि मृदा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान या सॉइल साइंस कहलाता है। अच्छा, थोड़ा और अगर वैज्ञानिक तरह से देखें हम लोग, मृदा का भौतिक, रासायनिक और जो है बायोलॉजिकल अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? हमारा मृदा विज्ञान कहलाता है। और साइंटिफिक देखें तो वो शाखा, वो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मृदा के ओरिजिन, क्लासिफिकेशन, डिफिनीशन तथा पौधों से रिलेशन के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं मृदा विज्ञान। तो सिंपल टर्म में जानो कि मृदा का अध्ययन करना है क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान कहलाता है। अच्छा, जैसे हमारा सॉइल जो है लैटिन वर्ड से लिया गया था, वैसे हमारा मृदा भी जो है किस वर्ड से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है। किस वर्ड से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और पूछता है, जैसे सॉइल साइंस के फादर कौन है? अगर वर्ल्ड की बात कर दिया तो आपके हैं डाकू चियो। अगर पूछ दिया कि मृदा विज्ञान के पिताजी अगर वर्ल्ड में पूछ लिए तो कौन है? डाकू चियो। अगर इंडिया की बात कर दिया तो इंडिया में आपके हैं JW लीथर। कौन है? JW लीथर। अच्छा, अगली चीज है, हम लोग मृदा विज्ञान भी जान गए, तो हमें ये जानना है कि मृदा विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। इनमें कौन कौन सी शाखाएं होती हैं जो हम डिवाइड करते हैं ना। तो मृदा विज्ञान की मुख्य रूप से 2 शाखाएं होती हैं। कितनी? 2। तो पहली शाखा होती है, एक होती है पीडोलॉजी और दूसरी होती है इडाइफोलॉजी। एक होती है पीडोलॉजी, एक होती है इडाइफोलॉजी, ठीक। अच्छा, एक चीज और हम आप लोग को बता दें, जिस शब्द के लास्ट में कल्चर लगा होगा, जिसके लास्ट में कल्चर लगा होता है वो मोस्टली लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ रहता है, और जिसके लास्ट में लॉजी लगा हुआ रहता है मोस्टली वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट रहता है। लेकिन लॉजी में भी एक अपवाद है, आप लोग सुने होंगे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फल का अध्ययन करते हैं, लगा है इसमें लॉजी, लेकिन वो कहाँ से लिया गया है? वो लैटिन और ग्रीक दोनों है, ठीक। अगली बार हम देखेंगे तो पीडोलॉजी, इडाइफोलॉजी होता क्या है। देखो, पीडोलॉजी सबसे पहले हम पीडोलॉजी जानेंगे। तो पीडोलॉजी क्या है? मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मृदा के ओरिजिन, क्लासिफिकेशन, डिफिनीशन, इसके डिस्ट्रीब्यूशन आदि का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं पीडोलॉजी। यानी कि
ओरिजिन मतलब निर्माण, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, और डेफिनेशन मतलब परिभाषा आदि का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं हम पीडोलॉजी। ठीक है, और बाकी लॉजी तो हम बता ही दिएगा, लॉजी लगा हो तो कौन से वर्ड से लिया जाएगा, वो ग्रीक वर्ड से लिया जाएगा। अच्छा, जैसे सॉइल साइंस के फादर आपके डाकूचेव थे, वैसे आपको पीडोलॉजी के भी पिता कौन है, हमारे डाकूचेव होंगे। ठीक। अच्छा, दूसरी शाखा कौन सी होती है इसकी, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट शाखा होती है इडेफोलॉजी। लॉजी इसमें भी लगेगा, तो लॉजी अगर लगा हुआ है तो एक किस वर्ड से लिया जाएगा, मोस्टली किस वर्ड से ओरिजिनेट होगा, वो होगा हमारा ग्रीक वर्ड से ही होगा। ठीक। अच्छा, लॉजी इडेफोलॉजी हम करते क्या है, इडेफोलॉजी वह मृदा विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम मृदा का अध्ययन पौधों के रिलेशन में करते हैं, कि पौधों से क्या इसका रिलेशन है। तो जब इस चीज का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं इडेफोलॉजी, यानी कि मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पौधों के रिलेशन में करते हैं, उसे कहते हैं हमारा इडेफोलॉजी। तो मुख्य रूप से दो शाखाएं अपनी होती है, पीडोलॉजी और इडेफोलॉजी। इसके अलावा भी हमारी सॉइल साइंस की कुछ अन्य शाखाएं होती हैं, जैसे सॉइल मृदा रसायन होता है, मृदा भौतिकी होता है। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, सॉइल सर्वे होता है, ऐसे करके आपकी कुछ शाखाएं होती हैं। लेकिन मुख्य रूप से पीडोलॉजी इडेफोलॉजी एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक, अगर पूछ लिया नॉर्मली मुख्य शाखाएं कितनी होती हैं, दो, पीडोलॉजी और इडेफोलॉजी। अच्छा, एक चीज और पूछता है, क्या होती है प्राथमिक कण, इसे बोलते हैं प्राइमरी पार्टिकल। ठीक, यानी कि प्राथमिक कण। ठीक, तो ये होता है जैसे वे कण जिनका आकार 2 mm से कम होता है, कितना, जिनका आकार 2 mm से कम होता है, mm मतलब मिलीमीटर। ठीक, तो जिनका आकार 2 mm से कम होता है उसे कहते हैं प्राथमिक कण। क्या बोलते हैं, हमारा प्राथमिक कण। अच्छा, प्राथमिक कण के एग्जाम्पल पूछता है, आप लोग नाम सुने होंगे, सैंड, सिल्ट, क्ले। तो आपके प्राथमिक कौन कौन से आते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले, शॉर्ट में याद कर लो SSC, सैंड, सिल्ट और क्ले। ठीक, बाकी आगे जब हम पढ़ाएंगे देखिए पार्टिकल वगैरह का साइज बताएंगे, अभी यहाँ टाइम नहीं है बताने का। अभी आप लोग बस इतना जानो कि प्राथमिक कण होते कौन कौन से और इनका साइज कितना होता है। ठीक, अगला हमारा होता है द्वितीयक कण, इसमें इसे बोलते हैं सेकेंडरी पार्टिकल। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पार्टिकल, इसे बोलते हैं प्राइमरी पार्टिकल। ठीक, तो द्वितीयक कण वे कण होते हैं जिनका आकार 2 mm से अधिक हो, कितना, जिनका आकार 2 mm से अधिक हो, उसे कहते हैं द्वितीयक पार्टिकल या द्वितीयक कण बोलते हैं। ठीक। अच्छा, जैसे हमने प्राथमिक कण के एग्जाम्पल जाने वैसे हम द्वितीयक कण के भी एग्जाम्पल जानेंगे। ठीक, द्वितीयक कण में आपका आता है, आप लोग सुने होंगे पेड, पेडान, क्लोड या एग्रीगेट, तो हमारे द्वितीयक पार्टिकल में आते हैं। ठीक। अच्छा, तीनों में खूब पूछता है, पेड, पेडान, क्लोड में कि सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी द्वितीयक कण कौन सी हमारी आपकी होती है, पेडॉन। ठीक, और अगर पूछ लिया प्राकृतिक द्वितीयक इकाई कौन सी होती है, हमारी पेड होती है। और एक और क्वेश्चन पूछा है कि हमारी कृत्रिम इकाई कौन सी होती है, हमारा होता है क्लोड। तो पेड, पेडान और क्लोड हमारी हो गई द्वितीयक कण। ठीक। अच्छा, अगली टर्मिनोलॉजी हमारी है मृदा संस्तर। एक है हमारा मृदा संस्तर और मृदा मोनोलिथ। अच्छा, इसमें एक चीज लिखना है हम लोग भूल गए, एक होता है सॉइल प्रोफाइल। क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल से बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका, पहले इसको जान लो, परिच्छेदिका, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल का बेसिक मतलब होता है कि मृदा के ऊर्ध्वाधर काट को, मृदा के ऊर्ध्वाधर काट को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, या इसे बोलते हैं हिंदी में मृदा परिच्छेदिका। ठीक, क्या बोलते हैं, मृदा परिच्छेदिका। सिंपली होता है कि मृदा के ऊर्ध्वाधर काट को सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इट मीन दैट कि द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल दैट इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। हमारा सिंपली टर्म ये होता है। ठीक, ये होता है हमारा मृदा परिच्छेदिका। अब उसी से रिलेटेड होता है हमारा सॉइल मोनोलिथ। ठीक, सॉइल मोनोलिथ क्या होता है, सिंपली ये भी सॉइल प्रोफाइल ही होता है। तो अंतर दोनों में क्या है, सिंपली ये होता है कि जब हम सॉइल प्रोफाइल को फॉर लैब स्टडी के लिए देखते हैं, लैब में परीक्षण के लिए देखते हैं, तो उसके बेसिक एक टर्म दे दिया गया, उसे बोलते हैं सॉइल मोनोलिथ। ठीक, जब वर्टिकल सेक्शन काटते हैं उसे लैब में परीक्षण करने के लिए करते हैं तो उसे कहते हैं हमारा सॉइल मोनोलिथ। बाकी बहुत कोई अंतर नहीं होता दोनों में, बेसिक अंतर यही है। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी और है हमारा मृदा संस्तर, इसे बोलते हैं सॉइल होराइजन। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सॉइल होराइजन। जब मृदा के ऊर्ध्वाधर हम काटते हैं तो उसमें बहुत सी परतें दिखाई देती हैं। ठीक, क्या होती हैं, बहुत सी परतें दिखाई देती है। जैसे हम लोग ऐसे काटते हैं सॉइल को, इसमें बहुत सी परतें दिखाई देंगी। आप लोग सुने होंगे ऊपर वाला ओ होराइजन होता है, फिर हमारा ए होता है, उसके बाद हमारा बी होता है, सी होता है, डी होता है, लास्ट हमारा क्या होता है, आर होता है, इसे बोलते हैं मिट्रक। डी आर एक ही होता है। ठीक है, तो जो अलग अलग लेयर, अलग अलग परतें दिखाई दे रही, इन्हीं परतों को क्या बोलते हैं, मृदा संस्तर।
ठीक, जब मृदा के ऊर्ध्वाधर काट को काटते हैं तो जो हमारी परतें दिखाई देती हैं अलग अलग, उसे बोलते हैं मृदा संस्तर या सॉइल होराइजन। ठीक। अच्छा, एक चीज आप लोग टर्मिनोलॉजी खूब सुनते होंगे, हरिमहीनता, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोसिस। ये हरिमहीनता तो नहीं मिलता लेकिन क्लोरोसिस मिलता है। ठीक है। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा होगा, क्लोरो लगा है ना, क्लोरोसिस। ठीक है, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल जानो। ठीक, क्या होता है क्लोरोफिल। अच्छा, जहां सिस या सिक लग जाए इसका मतलब है कोई दिक्कत है, उस जगह पे कोई दिक्कत है, कोई एबनॉर्मेलिटी है। ठीक, तो नाम से ही पता चल रहा है, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल, सिस मतलब एबनॉर्मेलिटी। इसका मतलब होता है जब क्लोरोफिल की कमी हो जाए। अच्छा, आप लोग ये भी जानते होंगे, जहां क्लोरोफिल, पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है और उसी की वजह से पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं ना। तो होता क्या है, जब पौधों में क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, क्या होती है, क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, तो पौधों का रंग जो होता है हरे से पीले में बदल जाता है। तो सिंपली उसका टर्म नाम दे दिया गया, इसे बोलते हैं हरिमहीनता या क्लोरोसिस ना। ये चीज होता है क्लोरोसिस, हरिमहीनता बोलते हैं। अच्छा, क्लोरोसिस भी 3 टाइप का होता है, एक होता है पूर्ण क्लोरोसिस, एक होता है हमारा इंटरवेनल, आप लोग नाम सुने होंगे इंटरवेनल क्लोरोसिस, एक आप टर्म सुनोगे इंट्रावेनल क्लोरोसिस। तो सिंपली ये जानो, अगर पूर्ण क्लोरोसिस की बात करेगा, पूर्ण क्लोरोसिस, उसमें क्या होता है, जब मान लो पत्ती में क्लोरोसिस हो रहा है, ठीक है, जब पूरी पत्ती पीली पड़ जाए, जब पूरी पत्ती पीली पड़ जाए, पीली कब पड़ेगी, जब इसमें क्लोरोफिल की कमी होगी। जब पूरी पत्ती जो है हमारी पीली पड़ जाए उसे बोलते हैं हमारा पूर्ण क्लोरोसिस या कंप्लीट क्लोरोसिस बोलते हैं ना उसे। और एक होता है आपका होता है इंटरवेनल क्लोरोसिस। क्या होता है हमारा इंटरवेनल क्लोरोसिस। अब लोग पत्ती ऐसे देखे होंगे, इसमें छोटी छोटी नसें होती है, इसे बोलते हैं बेन्स। क्या बोलते हैं हमारी, बेन्स। ठीक, जब पत्ती हमारी पीली पूरी पड़े, लेकिन किसको, सिराओं को छोड़कर, बीन्स को छोड़कर, हमारे जो बीन्स है ना, ये बीन्स हमारी क्या रहे, हरी रहे। हमारी जो बीन्स हैं, नसें जिसे बोलते हैं ना, सिराएं, जब ये सिराएं हरी रहे लेकिन पत्ती हमारी पूरी पूरी क्या पड़ जाए, पीली, जो बीज के स्थान है पीली पड़ जाए, तो उसे बोलते हैं हमारा इंटरवेनल क्लोरोसिस या अंतर सिरा क्लोरोसिस बोलते हैं ना इसे, अंतर सिरा क्लोरोसिस। जब पूरी पत्ती पीली पड़ जाए लेकिन किसको छोड़कर, हमारी सिराओं को छोड़कर, उसे बोलते हैं हमारा अंतर सिरा क्लोरोसिस या बोलते हैं इसे इंटरवेनल क्लोरोसिस। ठीक। अच्छा, एक होता हमारा इंट्रावेनल क्लोरोसिस। क्या होता है हमारा इंट्रावेनल क्लोरोसिस। ठीक, तो इंट्रावेनल क्या बोलते हैं, अंतराशिरा क्लोरोसिस या अंतराशिरा हरिमहीनता बोलते हैं ना। उसमें आप लोग ये जानते हो कि मान लो हमारी सिराएं थी, हमारी जो सिराएं थी ना, ये सब, इन्हीं के साथ बहुत पतली पतली उप सिराएं लगी होती हैं, ऐसे करके हमारी उप सिराएं लगी होती हैं। ठीक, तो होता क्या है हमारा अंतराशिरा क्लोरोसिस में, जब पत्ती तुम्हारी पीली पड़े, जो हमारी पत्ती तो पीली पड़े लेकिन जो होती है हमारी, जो हमारी सिराएं होती हैं और हमारी जो उप सिराएं होती है ये हरी रहे, सिराएं और उप सिराएं हरी रहे और पूरी पत्ती पीली पड़ जाए, उसे बोलते हैं इंट्रावेनल क्लोरोसिस या अंतराशिरा क्लोरोसिस या अंतराशिरा हरिमहीनता। तो आपका ये कंसेप्ट हो गया आपका क्लोरोसिस वाला। ठीक, तो क्लोरोसिस 3 टाइप का, पूर्ण क्लोरोसिस, अंतरशिरा क्लोरोसिस और अंतराशिरा क्लोरोसिस ना। अच्छा, आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक टर्मिनोलॉजी और है, खूब पूछता है, इटियोलेशन। क्या होता है इटियोलेशन। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, रंग चेंज होगा। हमारा कोई पौधा है, पौधे के जो जैसे लीफ होते हैं, ब्रांचेस वगैरह होती है, उनका रंग जो होता है चेंज होता है। ठीक। अच्छा, इसमें होता क्या, पहले जानो। जब क्या होता है, हमारा पत्ती या हमारा पौधा जो होता है उसका पार्ट, उसका रंग हरे से पीले में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन कब कहाँ कन्वर्ट हो, जब उसे हम छांव में रखते हैं। ठीक, जब उसे हम छांव में रखते हैं और उसका रंग चेंज हो जाए, हरे से पीले में कन्वर्ट हो जाए, उसे बोलते हैं हमारा इटियोलेशन। ये खूब पूछता है, ये क्लोरोसिस टाइप का ये भी है, लेकिन इसमें एक कंडीशन लग जाती है। इसमें क्लोरोसिस कब होगी, जब इसे हम छांव में रखेंगे ना, सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी, तो क्या होता है, पूरा हमारा प्लांट जो होता है पीला पड़ जाता है, उसे बोलते हैं हमारा इटियोलेशन। ठीक। अच्छा, एक टर्म और है, इसे बोलते हैं हम नेक्रोसिस, इसे हिंदी में बोलते हैं सड़न, नेक्रोसिस या सड़न। अच्छा, ये दोनों जो मोस्टली जो होते हैं हमारे, होते हैं न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी या लाइट वगैरह की वजह से होते हैं ना। लेकिन जो हमारा सड़न वाला चीज़ है, ये होता है हमारे पैथोजन, जो हमारे डिजीज काज करने वाले पैथोजन होते हैं, जैसे हमारे फंगस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, उनकी वजह से होता है हमारा नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस में होता क्या है, इसमें जो हमारा प्लांट का पार्ट होता है ना, स्टेम लीफ वगैरह होता है, वहाँ के जो हमारे कोशिकाएं होती हैं, सेल्स और टिश्यू यानी कि ऊतक, क्या होते हैं, मर जाते हैं। अच्छा, जिस पार्ट के सेल और टिश्यू मर जाएंगे तो उसका भी कलर चेंज होगा ना, तो कलर भी चेंज हो जाता है, हरे से भूरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस पार्ट के सेल और टिश्यू मर जाएं और उसका कलर भी चेंज हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, हमारा नेक्रोसिस या हिंदी में बोलते हैं सडन। ठीक, इतना टर्मिनोलॉजी आपको कंफर्म हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। अगला हमारा है खनिजीकरण। क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं, ए वाला खूब पूछता है, इसे हिंदी में लिख देगा कि मिनरलाइजेशन क्या होता है, खनिजीकरण का मतलब क्या होता है, मिनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है।
अच्छा, आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, हम बता दे रहे उसको जान लो। जो पौधे होते हैं न्यूट्रिएंट को मोस्टली किस फॉर्म में लेते हैं? इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेते हैं, या अकार्बनिक फॉर्म में लेते हैं ना। तो अकार्बनिक फॉर्म में लेते हैं। तो होता क्या है खनिजीकरण में, जैसे हम कोई रेजिड्यू वगैरह डालते हैं, सपोज आप लोग ये मान लो ग्रीन मैन्यूर डालते हो ना, हरी खाद डालते हो आप लोग, तो हरी खाद में जो न्यूट्रिएंट होता है ऑर्गेनिक फॉर्म में होगा, ठीक। उस ऑर्गेनिक फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट है, उस ऑर्गेनिक फॉर्म में जो हमारी हरी खाद मान लो है, उसमें ऑर्गेनिक फॉर्म में न्यूट्रिएंट होंगे, ठीक है। उस ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदलना है, यानी कि कार्बनिक अवस्था से अकार्बनिक अवस्था में बदलना है, क्योंकि पौधे इसी अकार्बनिक रूप में लेंगे, ठीक है, इसी अकार्बनिक रूप में लेंगे। तो उसी होता है कि न्यूट्रिएंट का ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदलना क्या कहलाता है? हमारा मिनरलाइजेशन, इसे कहते हैं खनिजीकरण। अच्छा, ये क्यों होता है? क्योंकि पौधे हमारे तत्वों को किस फॉर्म में लेते हैं, न्यूट्रिएंट को किस फॉर्म में लेते हैं? इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेते हैं। तो पूरे प्रोसेस को कहा जाता है खनिजीकरण। आगे हम पढ़ाएंगे, इसमें बहुत से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। खनिजीकरण एक सिंपल टर्म लग रहा है, लेकिन बहुत डेप्थ में है ना इसका कॉन्सेप्ट। इसमें बहुत से हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, जैसे हमारा होता है हाइड्रोलाइसिस होता है, एमिनाइजेशन होता है, अमोनिफिकेशन होता है, आप लोग सुने होंगे नाइट्रिफिकेशन होता है। तो ये स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो अभी आप बेसिक ये जानो कि हमारे तत्व जो होते हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म में रहते हैं, और उनका इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदलना ही क्या कहलाता है? हमारा खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन कहते हैं, ठीक। अच्छा, आप लोग खूब टर्म सुनेंगे, मृदा उर्वरता, इसे बोलते हैं सॉइल फर्टिलिटी। क्या होता है हमारा? सॉइल फर्टिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? सिंपली ये जानो, जैसे हम लोग देखो ब्रीडिंग पढ़ते हैं, अनुवांशिक गुण, जैसे मृदा का कभी अनुवांशिक गुण संबंध एक होता है कि मृदा का वह अनुवांशिक गुण जो ये प्रदर्शित करता है कि मृदा में आनुपातिक रूप से पोषक तत्व है या नहीं, अनुवांशिक रूप से प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व है या नहीं, उसे सॉइल फर्टिलिटी, या इसे बोलते हैं हिंदी में मृदा उर्वरता, ठीक है। ऐसे या इंग्लिश में बोले, द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोवाइड ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट इन एडिक्वेट अमाउंट। किस अमाउंट में? एडिक्वेट अमाउंट। अगर एडिक्वेट अमाउंट में दे रहा है, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी सही है। अगर एडिक्वेट अमाउंट में हमारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट को हमारा सॉइल नहीं दे रहा है, यानी सॉइल की फर्टिलिटी लो है ना। तो फर्टिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है, ये चीज बताता है कि हमारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट सफिशिएंट मात्रा में मृदा में है या नहीं। जो ये चीज को बताए उसे कहते हैं सॉइल फर्टिलिटी, ठीक। अगर देखो फर्टिलिटी ज़्यादा है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी या उर्वरता ज़्यादा है, यानी कि उसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट जो 17 हैं वो सफिशिएंट मात्रा में हैं। अगर फर्टिलिटी सॉइल की कम है, इसका मतलब जो हमारे 17 न्यूट्रिएंट हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट पौधों के लिए, वो कम है, ठीक। अगला हमारा होता है मृदा उत्पादकता, इसे बोलते हैं हमारा सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल प्रोडक्टिविटी, दोनों में अंतर खूब पूछता है। इसका मतलब कुछ नहीं होता, सिंपली ये मतलब होता है, ये क्या होता है कि हमारी मृदा जो होती है पर यूनिट उत्पादन करने की क्षमता को, हमारी मृदा के पर यूनिट एरिया उत्पादन करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं? हमारा सॉइल प्रोडक्टिविटी। सिंपल टर्म क्या होता है? हमारा मान लो एक लैंड है, वो 1 हेक्टेयर का है, उस 1 हेक्टेयर से हमारा जो उपज हो उस चीज को क्या बोलते हैं? हमारा सिंपली सॉइल प्रोडक्टिविटी, यानी कि सॉइल के प्रोडक्शन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? हमारा सॉइल प्रोडक्टिविटी, या पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन करने की क्षमता को, हमारे मृदा के प्रोडक्शन करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? सॉइल प्रोडक्टिविटी। अच्छा, एक क्वेश्चन खूब पूछता है, ये पूछता है, टर्मिनोलॉजी आप लोग लिख भी लेना, कि जितने भी प्रोडक्टिव मृदा होती है, जितनी भी उत्पादक मृदा होती है, वो कंपल्सरी है सॉइल फर्टाइल मृदा होगी ही होगी, ठीक। ऑल प्रोडक्टिव सॉइल मस्ट बी फर्टाइल सॉइल। अच्छा, फर्टाइल सॉइल क्यों होगा? प्रोडक्टिविटी उसी की होगी, यानी कि जिसमें प्रोडक्शन होगा। अच्छा, प्रोडक्शन कब होगा? जब उसमें सफिशिएंट अमाउंट में हमारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ऑल प्रोडक्टिव सॉइल मस्ट बी सॉइल फर्टाइल या फर्टाइल सॉइल। तो जितनी भी प्रोडक्टिव मृदा होती हैं वो फर्टाइल मृदा तो होंगी ही होंगी। लेकिन एक जरूर पूछता है, लेकिन जो हमारी सभी फर्टाइल मृदा होती हैं प्रोडक्टिव मृदा हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, उसके रीजन हो सकते हैं। आप लोग जानते होंगे, जैसे कोई मृदा हमारी एक है, मान लो तुम बिहार का ही कोई रीजन ले लो, लोलैंड एरिया वाला, आप लोग किशनगंज वाला एरिया ले लो, मान लो वहाँ की मृदा क्या है? फर्टाइल है, वहाँ न्यूट्रिएंट सफिशिएंट मात्रा में है। लेकिन क्या होता है वहाँ, आप लोग देखते होंगे मानसून वाले सीजन में बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ आने की वजह से वहाँ जो होता है प्रोडक्शन हम नहीं ले पाते हैं, है ना, कि हमारे वहाँ जो है हमारी मृदा तो फर्टाइल है, वहाँ हम क्या करते हैं? कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर नहीं सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऑल फर्टाइल सॉइल में बी प्रोडक्टिव सॉइल आर नॉट प्रोडक्टिव सॉइल। लेकिन जो हमारी प्रोडक्टिव सॉइल होती है फर्टाइल सॉइल तो होगी ही होगी, ठीक है। अगर प्रोडक्शन दे रही है, प्रोडक्शन कब देगी? जब उसमें न्यूट्रिएंट सफिशिएंट मात्रा में होंगे, ठीक। तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और आता है, आप लोग खूब सुनेंगे गांव में, खाद और उर्वरक, ठीक है, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर।
खाद एवं उर्वरक ना। तो हम लोग बोलते हैं जैसे यूरिया भी डालने जाते हैं गाँव में तो बोलते देते हैं कि खाद डालने जा रहे हैं, लेकिन बेसिक अंतर नहीं होता, वो होता है हमारा उर्वरक, उसे बोलते हैं फर्टिलाइजर। अच्छा, खाद और उर्वरक में अंतर क्या है? खाद क्या होता है? खाद वह पदार्थ होता है, खाद वह पदार्थ होता है जो हमारे जो होता है जीव और जंतुओं के हमारे रिजिड्यू से बनता है। किससे बनता है? हमारे उनके रिजिड्यू से बने या उनके अवशेष से बने। कि खाद वह पदार्थ होता है जो जीव जंतुओं के अवशेष से बने। पहला तुम्हारा ये हो गया। दूसरा क्या होता है? जितने खाद भी होते हैं हमारे कार्बनिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? हमारे ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, ठीक। और तीसरा एक और होता है, ये पर यूनिट वेट पे जो होता है न्यूट्रिएंट को कम देते हैं या कम मात्रा में देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? खाद कहते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है? ये एनिमल और हमारे प्लांट के वेस्ट होते हैं, पर ठीक। और दूसरी बात होती है ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। ऑर्गेनिक फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, बाद में तो मिनरलाइजेशन वगैरह होता है, कन्वर्ट होते हैं। और तीसरा क्या होता है? पर यूनिट वेट पे जो होता है उर्वरक की अपेक्षा कम न्यूट्रिएंट देते हैं, उसे हम कहते हैं हमारा खाद या मैन्यूर बोलते हैं ना उसे। तो मैन्यूर में आप लोग पढ़े होंगे जैसे ग्रीन मैन्यूर जैसे हरी खाद बोलते हैं, फार्म यार्ड मैन्यूर से हम गोबर की खाद बोलते हैं, कंपोस्ट आप लोग पढ़े होंगे। तो किस में आता है? हमारा ये खाद में आता है, ठीक। अगला हमारा होता है उर्वरक, इसे बोलते हैं फर्टिलाइजर, ठीक। फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर वह रसायन होता है जो कृत्रिम रूप से इंडस्ट्री या फैक्ट्री में बनाया जाता है। क्या होता है? फर्टिलाइजर वह रसायन होता है जो कृत्रिम रूप से फैक्ट्री या इंडस्ट्री में बनाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। अच्छा, दूसरा चीज और होता है, खाद उर्वरक जो होते हैं मोस्टली हमारे क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? अकार्बनिक नेचर के होते हैं, ठीक। तो मोस्टली हमारे उर्वरक के होते हैं अकार्बनिक नेचर के होते हैं। अच्छा, अगला एक टर्म और आता है, ये पर यूनिट वेट पे, पर यूनिट भार पे खाद की अपेक्षा अधिक तत्व देते हैं। क्या देते हैं? अधिक तत्व देते हैं, ठीक। अच्छा, एक टर्म और पूछता है कभी कभी, एक क्वेश्चन पूछता है टर्म नहीं पूछता है, कि जो उर्वरक होते हैं हमारे मोस्टली होते हैं इनऑर्गेनिक नेचर के, तो कौन सा ऐसा उर्वरक है जो ऑर्गेनिक नेचर का होता है? खूब पूछता है क्वेश्चन। तो दो उर्वरक है हमारे जो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा यूरिया। क्या होता है हमारा? यूरिया। यूरिया में कितना नाइट्रोजन होता है? 46% ना, ठीक। और किस फॉर्म में होता है? हमारा एमाइड के फॉर्म में, तो और एमाइड एक ऑर्गेनिक है, ठीक है। अगला क्या होता है? एक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमारा कैल्शियम साइनामाइड, ठीक, इसे बोलते हैं CaCN2। तो कैल्शियम साइनामाइड भी हमारा क्या है? एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या कार्बनिक खाद, तो ही हमारे कार्बनिक खाद है यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड। तो आज हमारे बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी हो गए, बाकी जो टर्मिनोलॉजी सॉइल साइंस में बेसिक वाली बची होगी हम नेक्स्ट क्लास में आके आपको बता देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।